नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल वशिष्ठ स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल मोटिवेशनल गुरुजी पर। दोस्तों, आज आपको मिलवाऊंगा गोविंद भाई से। गोविंद भाई जो है राजीव दीक्षित जी से इंस्पायर्ड हैं। इनकी बहुत सी जो चीज़ें हैं वो मैंने भी अपनी ज़िंदगी में पहली बार सुनी इनके मुंह से। वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। जैसे कि अपने मूत्र का प्रयोग करना, उसे पान करना, ये क्या चीज़ है और क्या कॉन्सेप्ट है, इस चीज के बारे में उनसे बात करेंगे। और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो संस्कार हमारे परिवार में विकसित होने चाहिए, हर परिवार में विकसित होने चाहिए। क्या ऐसी चीजें हैं जो इंसान भूल जाता है और बाद में उसे समझ में आती हैं कि भैया ये मैंने क्या कर दिया, और परिणाम जो है गलत होता है। इन सब चीजों पर हम बात करेंगे गोविंद भाई से, जो कि इंस्पायर्ड हैं श्रीमान राजीव दीक्षित जी से, जो कि भारत के एक ऐसे सपूत हैं जो स्वदेशी चीजें और उसके जो बेनिफिट्स थे वो हमारे लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। और अक्सर जो इस तरह के कामों में होते हैं उनका अंत बुरा होता है, पर उस विषय पर ना जा करके उनसे जो सीखी जा सकती हैं चीजें, उन विषयों पर हम बात करेंगे गोविंद भाई से। तो वीडियो को दोस्तों मैं अपील करूंगा अंत तक देखिए, ताकि गोविंद भाई के सारे विचार आप तक पहुंच सके। गोविंद भाई का यूट्यूब चैनल भी है, उसके बारे में भी वो बताएंगे। तो आइए दर्शकों, आपको मिलवाते हैं श्रीमान गोविंद जी से। दर्शकों, मेरे साथ मौजूद हैं श्रीमान गोविंद शरण प्रसाद जी। सर प्रणाम। प्रणाम। वंदे मातरम। वंदे मातरम सर। सर, एक घरेलू जीवन से आप जो प्रिंटिंग प्रेस में काम करते थे और वहां से जो है जर्नी एक यू टर्न ले लिया, जी। तो क्या ऐसी घटना घटी सर जीवन में कि आप इस मार्ग पर जो है चल पड़े हैं? 2016 में सितंबर में पहली बार भाई राजीव दीक्षित जी के छोटी सी वीडियो क्लिप आई जी। और उस वीडियो क्लिप को सुना। उनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी और संजोग से उसी दिन मेरी तबीयत खराब हुई। अच्छा जी। बुखार हुआ। ऑफिस से घर पहुंचे, सामने दुकान पे हिम्मत नहीं हुई कि मैं दवाई लूं। फिर मैंने सोचा चल रहने दो, लेकिन उनकी ऑडियो में एक आवाज़ थी कि ओसिमम नाम की दवा की 2-2 बूंद लीजिए, आपको ये तकलीफ दूर होगी। जो मेरे तकलीफ आ रही थी चिकनगुनिया जैसा। तो मैं दुकान पे गया, उनको बोला कि भैया ये दवाई है। कह रहे नहीं जी नहीं है, ये दवाई हमारे पास नहीं है। फिर मेरी हिम्मत नहीं थी मैं दूसरी दुकान पे जाऊं। मैं ऊपर पहुंचा और उसी वक्त मेरी नानी माँ का या घर से फ़ोन आया, बात हुई। तो मैंने कहा ऐसे ऐसे हो रहा है। कह रहे बेटा कुछ उबाल के पी ले। तो घर में जो भी अजवाइन में थी, सोट जो भी था उस वक्त मुझे खुद भी याद नहीं है, मैंने वो उबाल के पी लिया और सुबह ऑफिस चला गया। ऑफिस में गया तो वहाँ 12 लड़के में से 6 लड़के ऊपर फैक्ट्री से नीचे उतर के नहीं आए। उन्होंने पूछा क्या हुआ जी, सबको दुखा रहा है। मैंने कहा रात को तो मेरा ठीक हुआ है। मैंने कहा फटाफट उनको दिया और वो लोग भी 1 घंटे बाद ऑफिस में आ गए। उसके बाद राजीव भाई की जो वीडियो थी, जो मैं नाम भी नहीं जानता था उस वक्त, तो उनको सिर्फ ये सुना था, तो ओसिमम को सर्च किया तो पता चला होम्योपैथी मेडिसिन है। फिर मैं होम्योपैथी दुकान सर्च करके वहाँ पे गया और उस शख्स को ढूंढने की कोशिश करी, तो उनके सारे वीडियो सुन डाले। उनके सभी वीडियो ऑडियो जो भी थे व्याख्यान, उनको सुनने से एक बात समझ में आई कि मोक्ष प्राप्ति के लिए जो सुगम रास्ता है, सबसे उत्तम रास्ता है, वो रास्ता यह है कि अपना त्रैहिक दुख, मतलब दैहिक, दैविक और भौतिक, इन दुखों को अपना दूर करना है। उसके बाद दूसरों को दूर करने का प्रयास करना है। तो इसी काम को करने के लिए राजीव भाई की बहुत सारी विचारधाराओं में मुझे चिकित्सा की विचारधारा बहुत अच्छी लगी, क्योंकि आज के समय में मेरे हमने दादाजी की और परंपराओं में सुना है कि जिस घर सफेद कोट, खाकी कोट, काला कोट, ये 3 जनों से जो घर बच जाए वो घर सुख और समृद्धि रहेगा। तो मैंने कहा यार ये बढ़िया है, तो मैं अपने परिवार में बीमार ना हो ये काम करें। और राजीव भाई ने जो भी बोले थे पानी पीने के नियम, और उन नियमों का पालन किया, तो मेरे ऑफिस में ही कई सारे स्टाफ को बहुत फर्क पड़ा। जिसको ऑपरेशन कराने की, एडियो के ऑपरेशन कराने की जरूरत पड़ी थी, वो एडियो का ऑपरेशन नहीं कराना पड़ा। बहुतों के वजन ज़्यादा थे, वजन कम हुए। इस तरीके से कई चमत्कारी परिणाम मिल रहे थे। तो इस पे राजीव भाई को सुन के हमने स्वदेशी चिकित्सा का अध्ययन और अध्ययन के साथ प्रचार करना शुरू कर दिया जी। तो एक जो कोट है सफेद, खाकी और काला, ये बड़ी गहरी बात साहब आपने कह दी है। ये दर्शक भी समझ गए होंगे सफेद, खाकी और काला कोट किन चीजों को कहा जाता है। तो सर, जब ये यू टर्न आपने लिया तो आपने जॉब वगैरह छोड़ दी वहां से? नहीं, मैं 2016 में जॉब नहीं छोड़ी। जॉब के साथ साथ मैं प्रिंटिंग प्रेस में एज ए मैनेजर नौकरी करता था। तो फ़ोन पे लोगों की, सोशल मीडिया पे राजीव भाई की कही गई बातों को सोशल मीडिया पे डालता था। फिर व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, वहाँ ग्रुप में किसी ने पूछा तो उसको चिकित्सा दी। जो किताबें पढ़ता था उसके बारे में डालता था, जो अच्छा लगा वो ज्ञान वहाँ डालता था। तो इस तरीके से चलता रहा।
2020 में और बीच में हमने सोशल मीडिया के माध्यम से राजीव भाई को कैसे कैसे स्वदेशी चिकित्सा का प्रचार प्रसार करते हैं, जी तो हम उस तरीके से गांव समाज में मोहल्ले में जा के प्रचार करने लगे। कोरोना में हमारी कंपनी जो है 31 मई 2022 को कंपनी बंद हो गई। जी तो कंपनी बंद होने के बाद फिर मैंने दूसरी कंपनी में ज्वाइन करने की जगह बदौलत मैंने कहा मैं इसको अब जमीनी स्तर पे और करूंगा, क्योंकि पहले नौकरी की वजह से मैं नहीं कर पाता जी। था। जिस दिन छुट्टी होती थी उसी दिन जा पाता था। तो रात को 9 बजे छुट्टी हो रही है, किसी के घर जाना है तो 10 बजे पहुंचते थे, आधा घंटा बात करते थे, उसको बताते थे, फिर आते थे। संडे वाले दिन एक छुट्टी होती थी शनिवार को। इस तरीके से समय कम मिलता था, लेकिन फोन पे मैं हमेशा बना रहता था। लेकिन 31 मई को कंपनी बंद हुई तो मैंने दूसरी जगह नौकरी न करके स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास केंद्र खोला दिल्ली में, और वहां पे बैठकर स्वदेशी चिकित्सा किस तरीके से जागरूक कर सकूं, कहाँ तक कर सकूं, जमीनी स्तर पे जितना मेरे से बनता है उतना मैं करने का प्रयास करूं। जी और इसका एक सिंपल था, बहुत ही अच्छा, मैंने कहा कि हम स्वदेशी चिकित्सा की जागरूकता के लिए शिविर का आयोजन हम ना कराएं। किसी का शिविर किसी तरह का हो रखा है, वहां पे हम जाके अपना आराम से बैठ जाएं, और जो भी लोग आएंगे वो अपने आप देखेंगे क्या है, तो स्वदेशी की बातें है तो हम उनको बता सकते हैं आप रसोई घर से ऐसे ऐसे ठीक हो सकते हो, ये चीजें। और परिणाम के तौर पे कि रसोई घर काम करती है, इसके लिए स्वस्थ समृद्ध परिवार का यूट्यूब चैनल बनाया। उस चैनल पे टेस्टिमोनियल ऑडियो के रूप में, वीडियो के रूप में लेकर डाला, और उसको सुन के लोग प्रेरित होते हैं, प्रोत्साहित होते हैं, और उनका विश्वास बढ़ता है, फिर वो इस तरफ लौटते हैं। जी जैसे आप देखें, यहाँ हम ब्लड कैंप रहते हैं, ब्लड कैंप में जाते हैं, शादियों में हम शिविर लगाते हैं। जी शादी में कोई कहते हैं जी आपको, मेरे को भैया मेरी बहन की शादी है, आपको आना है। मैं ठीक जी मैं आऊँगा, मेरे लिए टेबल कुर्सी और एक बैनर लगाने के लिए इजाज़त दे दो, ताकि आपके मेहमान जो भी आएंगे उनमें से जिसको इच्छा लगेगी, क्योंकि मेरा मानना है एक शादी में 56 तरह का भोग लगा पड़ा है। हर कोई तो नहीं खाता ना सारे, जिसको जो पसंद है वो खाएगा, जिसको जरूरत होती है वो खाएगा। तो उसी तरीके से हम अपनी स्वदेशी चिकित्सा के प्रचार के लिए हम वहाँ पे बैठने को तैयार हैं। जिसको अच्छा लगेगा वो हमारे पास आएगा। जो इस तरीके से, तो आज भी अगले महीने 5 मार्च को 9 मार्च को यूपी में सुल्तानपुर में बॉम्बे के बहुत बड़े बिजनेसमैन है उमेश चंद्र मिश्रा, कार्गो कार्ड कंपनी और 3-4 कंपनियां चलाते हैं, उनके बेटे की शादी है, और उन्होंने 2 दिन का पूरा प्रोग्राम किया है कि स्वदेशी चिकित्सा की जागरूकता के लिए पूरे बड़े इंतजाम किए हैं। और सबसे पहला जो शिविर है उसका नाम मैं कभी नहीं बोला, कि जिन्होंने हमें इस कार्य को, हमारे कार्य को समझा और अपने महत्व को दिया। चंद्रकांत भाई हैं यूएसए में, वो यूएसए में राजीव भाई को सुन के इसको मानते हैं, स्वदेशी चिकित्सा को अपनाते हैं। तो उन्होंने अपनी बेटी की शादी में हमें आमंत्रित किया, और जब पहली बार हमने उनको बोला कि मुझे आपकी शादी में मैं आना चाहता हूँ, लेकिन एक शिविर लगाएंगे तो अच्छा लगेगा, तो उन्होंने बजाते पूरा इंतजाम कर दिया हमारे लिए कि एक बड़ा सा कोना बना दिया, उसमें बैनर वगैरह हमने लगाया, और जो भी आए भाई जिसको दुल्हन देखना दुल्हन देखे, नाचना है नाचे, फिर खाना खाना है खाना खाएं, और मन किया तो हमारे पास आके उसकी जानकारी लिए। तो इस तरीके से हमने जागरूकता का काम किया है। तो ये एक पहल है। दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ा स्टेप है। हर किसी के बस का नहीं होता कि अपनी जॉब छोड़ देनी है और फिर उन चीज़ों को लेकर के चलना है आगे जो पीछे छूट गई हैं। राजीव दीक्षित जी के बारे में अगर मैं बात करूं तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। एक महान हस्ती, हमारे देश के सपूत वो रहे हैं और हमारे संस्कारों को लेकर के आगे बढ़ते रहे हैं। और सर आपको भी शुभकामनाएं मैं उस चीज़ के लिए देता हूं कि उसी विरासत में मिली हुई चीज़ों को आप आगे लेकर के बढ़ रहे हैं। सर आज के दौर में जो युवा पीढ़ी है वो दौर अब नहीं रहा पुराने वाला। आज टेक्नोलॉजी आगे आ गई है, डिजिटलाइजेशन आ गई है, हर किसी के हाथ में फ़ोन है और ऑफिसेज भी या कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं, कंप्यूटर पे सारा दिन टक टक हो रही है, और या फिर फोन कॉल्स और ये सब चीज़ें चल रही हैं। डिप्रेशन में रहता है इंसान, युवा पीढ़ी उस चीज़ में है। तो सर आप क्या संदेश देते हैं भी, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे इनसे थोड़ा जो है बचाव हो सके? तनाव है या डिप्रेशन है, और सिर दर्द और सर्वाइकल भी फिर इनसे बढ़ जाते हैं आगे जाकर के और गंभीर बीमारियों का रूप ले लेते हैं। देखिए, सभी बीमारियों का जो जन्म होता है ना, संक्षेप में कहूँगा कि तनाव। जी और तनाव को दूर करने का सबसे आसान उपाय है, ठीक है, जो मतलब हमारी परंपराओं में जो कहा गया है, कोई बात नहीं जो होगा सो देखा जाएगा, जी कोई बात नहीं जो होगा सो देखा जाएगा। ये कहने के बाद शरीर हल्का हो जाता है, मन हल्का हो जाता है। इस चीज पे हमें आना पड़ेगा, इसको अपनाना पड़ेगा। और एक संदेश के रूप में यही कहना चाहूंगा कि आप सभी भाई बंधु सिर्फ और सिर्फ अगर सर्वे करना है तो किन्नर भाई बहनों का सर्वे करें। आपके किसी भी हॉस्पिटल, किसी भी डिस्पेंसरी, किसी भी, आप भी अभी सोच के देखें तो आपने जीवन में किसी भी डिस्पेंसरी में, किसी भी हॉस्पिटल में, किसी भी नत्थू तक के, मतलब जैसे भी छोटे मोटे डॉक्टर भी हो या बड़े से बड़े हॉस्पिटल, वहां पे आपको किन्नर भाई बहन नहीं मिलेंगे। जी इसके पीछे कारण है वो
किन्नर जो सबसे ज्यादा दुखी हैं हकीकत में, लेकिन वो दूसरों की खुशियों में खुश होते हैं। और ताली बजाना नहीं छोड़ते। हम अपने पूजा पाठ में भी ताली गायब कर दिए, हम अपनी माता की चौकी में ताली गायब कर दी बजाना। हम मतलब इस तरीके से, और वहां से हमें सीखने को मिला कि हमें दूसरों की खुशियों में खुश होना है, जलना नहीं, अपना खून नहीं जलाना। आज मुश्किल से सबसे मुश्किल काम है कि ब्लड को, अच्छा ब्लड बनाए रखना और अच्छा ब्लड बनाना, बचाना ब्लड को। और ब्लड सबसे अच्छे से बनता है कम खाया, प्याज रोटी खाने वाला भी ब्लड है उसके शरीर में 17 पॉइंट का, और काजू पिस्ता बादाम खाने वालों को भी 13-14 पॉइंट है। तो भैया वो प्याज वाले में भी है और इस वाले में भी है। क्यों है? क्योंकि प्याज वाला खा के खुश है और ये नहीं खा के खुश था, इसलिए इसको काजू पिस्ता बादाम लेना पड़ रहा है, अनार के जूस लेने पड़ रहे हैं, चुकंदर लेना पड़ रहा है। ये है। तो दोस्तों, सीधा स्पष्ट संदेश है। एक जैसे भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी है, अपना काम करते रहिए, तनाव मुक्त आप रहेंगे। और एक उदाहरण जो किन्नर वाला दिया है वो भी एक उदाहरण है। फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ है और ये वाकई ही सोचने वाली बात है कि आपको अक्सर दिखाई हॉस्पिटल्स में नहीं देंगे। लेकिन सर फिर भी मैं कहूँगा डिजिटलाइजेशन जो एक मैंने सवाल किया है, तो इससे आंखों पे भी इफेक्ट आ रहा है लोगों की। उसके लिए मैं ये कहूंगा कि जो सिंपल तरीके से एक दिनचर्या के रूप में बता सकते हैं, जो हम कुछ कर सकते हैं। राजीव भाई ने बोला कि पानी के नियमों का, तो पानी के नियमों का पालन करें। सुबह उठकर आंखों को बचाने के लिए अपनी लार लगाएं काजल की तरह। मैं ये इस तरीके से अपनी लार अपनी आंखों में लगाएं जी। और कुछ करें ना करें, लार लगाएं आंखों के लिए। बासी थूक। हाँ, बासी थूक। मैं तो इसलिए कभी भी मैं लगा सकता हूँ ऐसे, क्योंकि हम सात्विक है जी। हमने भोजन और कुछ देर पहले खाना खाया है, काफी देर हो गया, इसलिए हम लार कभी भी लगा सकते हैं। लेकिन सुबह की लार में सबसे ज्यादा ताकत है। इससे कई सारे फीडबैक और टेस्टिमोनियल है, क्योंकि हमने राजीव भाई के व्याख्यानों से ही सुना था। तो ये बहुत अच्छा है आंखों के लिए। अब कान को बचाने हैं तो आपको हफ्ते में कम से कम 1-2 दिन कानों में तेल डालना है जी। ठीक है। दांतों को बचाना है तो पेस्ट को छोड़ना पड़ेगा, आपको मंजन पे आना पड़ेगा जी। मंजन, दातुन, इस पे आना पड़ेगा। नाक को बचाना है, नाक की बचानी है तो नाक में सरसों का तेल, कुछ नहीं मिलता है तो शुद्ध सरसों का तेल 1-2 बूंद नहीं डाल सकते तो उंगली डुबोएं। क्योंकि बचपन में दादी नानी कभी एक छोटे बच्चे को पालती पोसती है तो माँ का दूध पीती है और मालिश करती है, मालिश के साथ साथ उसके नाक में, कान में ऐसे ऐसे करके तेल लगा देती है। तो वो चीज हमें भी करते रहना पड़ेगा, क्योंकि हम नहीं कर रहे हैं इसलिए ज्यादा बीमार है। अगर कुछ करेंगे तो कुछ तो फर्क पड़ेगा, सुरक्षा कुछ होगी। भैया बरसात हो रही है, आपने छतरी निकाला, बारिश से बच सकते हैं, कुछ तो बचाव होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो कुछ बचाव करना है, यही सिंपल तरीके साधारण करने हैं। सर आजकल मैं अक्सर लोगों से ये पूछता हूँ जिनसे मेरी मुलाकात होती है, एक जो जनरेशन है चेंज हो गई है। पब में जाना, डेस्क में जाना, कपड़ों की सभ्यता बदल गई हमारी जी। तो ये चाहे लड़के हों या लड़कियां हों, कोई भी हों, कपड़े पहनने का ढंग बदला है और मैं कहता हूँ संस्कृति पीछे रह गई है कहीं ना कहीं। तो उसमें आप सर आज की युवा पीढ़ी को क्या संदेश देते हैं कि भाई देखिए नुकसान तो इन चीजों के साथ है ही है। इसके लिए तो मैं सबसे पहले एक ही चीज कहूंगा कि हमें इतिहास को पढ़ना पड़ेगा बिना पढ़े, क्योंकि हम पढ़ना भूल गए हैं। हमने सिर्फ देखना शुरू किया है। हमने इतिहास की किताबें अपनी परंपराओं के ऊपर, मतलब विज्ञान को ज्यादा देख रहे हैं हम। पीछे जो हकीकत है, असली हकीकत, एक पेड़ खड़ा है जी, इसमें कौन सा विज्ञान काम कर रहा है जी? मतलब विज्ञान किसी विज्ञान ने इसको खड़ा किया है या प्रकृति ने इसको खड़ा किया है? प्रकृति सर। तो प्रकृति क्या है? प्रकृति से बनती है परंपराएं जी। तो अपनी परंपराओं का हम अध्ययन करेंगे, इतिहास को टटोलेंगे, अपने माँ बाप, तो ये संस्कार, हम स्वस्थ समृद्ध परिवार, तो ये और संस्कारी परिवार। संस्कार कहाँ से आते हैं हमारे? अब गलती तो हम में है। माँ पहनेगी जींस तो बेटी से कैसे उम्मीद करेगी कि बेटी सलवार सूट पहने? बाप पहनेगा निक्कर तो बेटे से कैसे उम्मीद करे कि भैया तू पूरे ढंग के कपड़े पहन के रह? ये कुछ चीजें हमें खुद करना पड़ेगा, उस पर अमल करना पड़ेगा। अगर जो चाहते हैं, मैं तो चाहता हूं कि समाज में वो सभ्यता और संस्कृति बची रहे, तो जितना संभव होता है 90% भाई, मैं 100% मैं, लेकिन 90% अपनी सभ्यता और संस्कृति को बनाए रखने के लिए हर वो काम करते रहना चाहता हूँ और करता रहता हूँ कि मेरी सभ्यता और संस्कृति बची रहे। तो बड़ों को ही करना पड़ेगा, बच्चों को नहीं जी।
बिल्कुल सीधा संदेश है। मैं पहले भी दर्शकों अपनी वीडियोस में कहता हूं कि अगर एक पिता शराब पीकर घर आ रहा है तो उसका इम्पैक्ट उसके बच्चों पे क्या पड़ेगा। तो गोविंद जी सीधी सीधी वही बात कह रहे हैं, जैसा आप कर्म करेंगे वैसे ही संस्कार आपके बच्चों में विकसित होंगे और फिर आप रोक नहीं पाएंगे। एक स्टेज के बाद सर मुझे लगता है कि बच्चा 20 साल का होता है तो फिर माँ बाप को लगता है कि भाई हाँ ये तो बिगड़ गया बच्चा, बट वो अपना पिछला बैकग्राउंड नहीं देख पाते कि हाँ हमने ये चीजें करी हैं तो उसके परिणाम स्वरूप ये चीजें जी। हुई हैं। तो सर कोई और भी ऐड ऑन आप ऐसी चीज करना चाहें कि जैसे आपका मेन रहता है घरेलू नुस्खे हैं, घरेलू संस्कार हैं, तो उन चीजों पे क्या ऐसी चीजें अपनाई जा सकती हैं घरेलू, जो मैं आम लोग हैं व्यस्त हैं नौकरी पेशे वाले हैं, क्या चीजें अपना सकते हैं सर? ठीक है, अभी आप लोगों के आशीर्वाद से, भाई राजीव दीक्षित जी की असीम कृपा से जी मुझे ब्रह्मांड की एक और ऐसी चिकित्सा के बारे में जानकारी मिली जो सबसे सरल, जी सबसे सुलभ। उसके लिए ना आप हेलीकॉप्टर में जा रहे हो तब भी, हवाई जहाज में हो तब भी, ट्रेन में हो तब भी, कहीं भी हो, रोड पे ऊपर नीचे, सुबह शाम, दाएं बाएं, जी कहीं भी हो, वो औषधि आपके पास 24 आवर्स होती है। वो उसकी जानकारी मिली और उसकी जानकारी मैं जन जन तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं कहता हूं आप उसे अपनाएं या ना अपनाएं, फैसला आपका होगा, जी लेकिन उसके प्रति ज्ञान लेना, उसके प्रति लिखे गए साहित्यों को पढ़ना, जी ये हमारा फर्ज है, आपका फर्ज है। भाई आज हमने ज्ञान ले लिया, मोटरसाइकिल चलाना हमने, कई बार को होता है कि हम कार चलाना सीखते हैं, ठीक है, हम कार नहीं खरीद पाते लेकिन चलाना सीख लेते हैं कि कभी जरूरत पड़ सकती है। जी मोटरसाइकिल चलाना हम सीख लेते हैं कि अभी जरूरत पड़ सकती है। जी तो इसी तरीके से हमें उन सभी चिकित्सा पद्धतियों को, तो उसमें से जो सबसे सरल चिकित्सा, स्वमूत्र चिकित्सा, अपने मूत्र से गंभीर रोगों का इलाज, कैंसर तक के रोगों का इलाज किया जा सकता है। और मैं आपको आपके माध्यम से बताना चाहूँगा यहाँ पे कि जिस दिन मैंने पढ़ा है उस दिन से ही अपने जीवन में स्वमूत्र पान करना शुरू किया। अपना मूत्र मैं खुद पीता हूँ और सुबह और शाम पीता हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं, इसलिए कि इसकी ताकत, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने इस मूत्र का पान किया। हमारे जितने भी हठ योगी हैं, जो भी साधु सन्यासी हैं, वो इसका पान करके अपनी साधना करते हैं। तो ये एक ऐसी चिकित्सा है कि आज स्वास्थ्य और समृद्धि बचाए रखने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए और समृद्धि बचाए रखने के लिए, रसोई घर की भी इलाज करने के लिए ना आपको काढ़ा बनाना पड़ेगा, उसको फंकी लेना पड़ेगा, पाउडर लेना पड़ेगा, इसके लिए खर्च होगा, लेकिन स्वमूत्र चिकित्सा में कोई खर्च नहीं है। सर क्या ये जो स्वमूत्र, मैंने तो फर्स्ट टाइम आपके मुंह से सुनी है ये चीज। दीक्षित साहब के मैंने वीडियोस देखे हैं बट इतना डीप मैं नहीं गया हूं, पर मैं समझता हूं आपने जानकारी दी है और आप अच्छी तरह से भली भांति हाँ, इसके परिपूर्ण होंगे इस चीज में। इसके इसमें सर कोई केमिकल्स वगैरह कहते हैं कि भाई एक्सक्रीट करती है हमारी बॉडी, वो गंदगी भी उसमें होती है, तो हम यहाँ पे सिर्फ संक्षेप में समझाना चाहूंगा। जी होम्योपैथी एक अच्छी पैथी है, जी जहर ही जहर को काटता है, ये जी दुनिया जानती है। जी तो अगर हमारे शरीर से वो जहर निकल रहा है जी तो शरीर में दोबारा जाएगा तो जहर का नाश करेगा। मतलब इस सिद्धांत पे देखिए, इस पे परिचर्चा बहुत लंबी हो सकती है। तो मैंने क्या कहा, इसके ऊपर अध्ययन करने की, जिनको भी शंका और संदेह है तो अध्ययन करें। आप इस्तेमाल करो ना करो अलग बात है। देखिए जी, कभी कट जाता है तो हम उस पर मूत्र त्याग करते हैं, बिल्कुल तो एक चिकित्सा है ना। जी जी जब वहां कटने पे चिकित्सा है। मैंने तो अभी इसमें एक ऐसी हिस्ट्री पढ़ी कि जब बीमारी का नाम मुझे अंग्रेजी बहुत कम आती है, बच्चे जो जन्म से ऐसे होते हैं, ऐसे टेढ़े मेढ़े, बोल नहीं पाते, चल नहीं पाते, सही से ग्रो नहीं कर पाते, उन बच्चों को पूर्णतः स्वस्थ होते देखा है जी स्वमूत्र चिकित्सा से। कैंसर को ठीक होते हमारे जगदीश आर भूरानी जी हैं बेंगलोर के, उन्होंने इसके ऊपर बहुत अच्छा काम किया, बहुत सारे वैद्यों ने इनके ऊपर बहुत अच्छा काम किया। तो हमें उसकी जानकारी लेनी पड़ेगी। अब मोरारजी देसाई जी ने इनके ऊपर, हमारे देश के हर किसी को मालूम होगा कि भारत के प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने स्वमूत्र पान किया, मूत्र चिकित्सा मतलब किया अपने जीवन में, और उन्होंने बताया भी। आज मैं जहाँ पे हम और आप जहाँ पे हैं रक्तदान शिविर कैंप में, तो यहाँ पे एक 82 वर्ष के बुजुर्ग आए। उन्होंने, जब मैं उन्हें बताया उनकी तकलीफों के बारे में, जैसे बताना शुरू किया और मैं गौमूत्र के ऊपर बताया कि गौमूत्र, तो उन्होंने मुझे बोले कि मुझे 2-2.5 साल पहले किसी ने स्वमूत्र बोला था और मैंने मात्र 5 दिन पिया था और मेरे शरीर का पूरा दर्द गायब हो गया था। अब क्या है, समाज में इसको हीन भावना से दिखाया गया है, इसीलिए, और ये हीन भावना की वजह से हो क्या रहा है, चिकित्सा का व्यवसाय हो रहा है। जी देखिए,
चिकित्सा का व्यवसाय हो रहा है। हमारे जर्मनी, चाइना, अमेरिका, कई सारी कंपनियां मानव मूत्र को, टॉयलेट को इकट्ठा करके उससे इंजेक्शन वगैरह बना के हार्ट अटैक और कैंसर और एड्स ऐसी बीमारियों की दवा तैयार करके हमें देती है। हम उसे खुशी खुशी लेते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं। तो मैं तो आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा दर्शकों को कि अध्ययन करने में क्या बुरा है। नहीं, बिल्कुल जायज बात और है। कोई ये जानना चाहते हैं, आपके पास समय कम है, किताबें नहीं उपलब्ध है, तो हमारा एक चैनल है गोविंद भाई। पहले मेरा स्वस्थ समृद्ध परिवार नाम का चैनल था, एक मैंने चैनल और बनाया गोविंद भाई के नाम से। उसमें मैं जो पढ़ता हूँ वो मैं मतलब जैसे कहते हैं ना, पढ़ते हैं तो पढ़ता हुआ बच्चा दिखता है। मैं किताबें खोल के पढ़ता हूँ और वो सामने वाला कोई सुन सकता है। तो मैं इस काम को भी कर रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा ज्ञान बढ़े, भाई प्रचार हो जी। हारे का सहारा बाबा, ये कहावत है। जो गरीब है, जो नहीं कुछ कर सकता, आज भी मात्र 15 दिनों में मेरे माध्यम से 251 लोग मूत्र चिकित्सा पे आ चुके हैं। सर, कोई 2 किताबें ऐसी आप बताएंगे जो आज की जनरेशन है या पेरेंट्स हैं उनको, कोई भी ऐसी 2 किताबें जो हर किसी को पढ़नी चाहिए? किताबों में पढ़नी चाहिए डॉक्टर अबरार मुल्तानी की जिंदगी इतनी सस्ती क्यों, बीमारियां हारेगी, बीमार होना भूल जाइए। ये डॉक्टर अबरार मुल्तानी हैं, इनकी किताबें लिखी हुई है। ये किताबें हर किसी परिवार को पढ़नी चाहिए और ये किताबें शादी समारोह में किसी को उपहार स्वरूप देना चाहिए। दिवाली में किसी भी उपहार अगर देते हैं तो आप इन पुस्तकों का उपहार दें, क्योंकि कभी जो चीज हम और आप बोल के एक दूसरे को नहीं बदल सकते, किताबें बदल देती है। जी। तो सर, आज काफी समय लिया और एक जी। नई चीज वीडियो के माध्यम से हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। स्वमूत्र चिकित्सा जो जी। है, गोमूत्र आपने दर्शकों अक्सर सुना होगा। और एक सबसे बड़ी बात जो बताई है, मैं अक्सर पहले भी कहा करता हूँ और गोविंद भाई ने भी, मैं आपका सर धन्यवाद करूँगा। आपने भाई सिर्फ मेरी वो सोच नहीं है कि और भी लोगों की है। जैसा आप घर पर बिहेव करेंगे वैसी ही आपकी आगे फसल है, जैसा आप बीज बोएंगे। सर, आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। वंदे मातरम। वंदे मातरम।